हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़हीरा है और मैं सहारनपुर शहर की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं अभी 22 साल की ही हूँ, लेकिन मेरी अमानत अभी से कूदने और मचलने लगी थी, इसीलिए मैंने इसे अपने भाई को ही दे दी। उस समय मैंने पहली बार किसी को अपनी अमानत दी थी, इसीलिए मुझे बहुत दर्द हुआ था। वैसे तो नवीन भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं, लेकिन वह मेरे चाचा के लड़के हैं, इसीलिए रिश्ते में वह मेरे भाई ही लगते हैं। मेरी हाइट 5.5 फीट है तथा भैया की हाइट 5 फीट तक है, क्योंकि वह मुझसे उम्र में भी 2 साल छोटे हैं। हम शहर में रहते थे और हमारे चाचा और उनकी फैमिली गांव में रहती थी। इस बार नवीन भैया ने 12वीं क्लियर की थी, इसीलिए वह अपनी छुट्टियां मनाने हमारे पास शहर आए थे। जब नवीन भैया हमारे घर आए तो मेरे अम्मी अब्बू भी बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। इसीलिए अब्बू नवीन भैया को ही अपना बेटा समझते थे। नवीन भैया शुरू से ही देखने में बहुत सुंदर थे और उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। भैया जब हमारे घर आए थे तो उस दिन मैंने जीन्स और टॉप पहन रखा था, जिसकी फिटिंग बहुत ही टाइट थी, इसीलिए भैया मुझे देखते ही रह गए। उस दिन हम सभी ने बहुत बातें की थी तथा मम्मी ने घर में बिरयानी भी बनाई थी। सभी लोग नवीन भैया को लेकर बहुत खुश थे। रात को नवीन भैया अम्मी अब्बू के साथ ही सो गए। मैंने सोचा था कि शायद वह मेरे कमरे में सोएंगे, लेकिन अम्मी अब्बू ने उन्हें अपने पास सुला लिया। सुबह भैया लेट ही उठे थे। जब तक भैया उठे अब्बू बैंक जा चुके थे और अम्मी हमारे लिए खाना बना रही थी। मैं भैया के कमरे में चाय देने चली गई। आज मैं सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गई थी और मेकअप करके फिटिंग वाला सूट सलवार पहन लिया था। मेरे सुबह सुबह दर्शन करके भैया खुश हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, दीदी आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। किसके लिए? घर में तुम ही तो आए हो। भैया मुस्कुरा कर बोले, भला मेरे लिए इतनी सजने संवरने की क्या ज़रूरत है? मैं कौन सा तुम्हारा शौहर हूँ? मैंने हंसते हुए कहा, भैया आप तो बुद्ध के बुद्ध ही रहोगे। फिर मैंने उन्हें चाय दी और वहाँ से चली गई। 2 घंटे बाद अम्मी ने खाना टेबल पर लगा दिया और खुद पड़ोस वाली आंटी के यहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद भैया भी नहा कर खाना खाने आ गए। मैं डाइनिंग टेबल पर उनका इंतज़ार कर रही थी। मैंने जानबूझकर चुन्नी नहीं ली थी ताकि भैया को मेरा ध्यान आकर्षित कर सके। भैया ने सबसे पहले मुझे देखा और फिर मैंने उन्हें आंख मार दी। भैया हंसकर बोले, दीदी ऐसे मत मारो, लग जाएगी। उसके बाद हम दोनों हंसने लगे। भैया खाना खा रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, भैया दूध पियोगे क्या? भैया ने चारों ओर देखा और बोले, पी लूँगा, लेकिन यहाँ कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस वाले दूध की बात नहीं कर रही। भैया ने मुझे थोड़ा डांटते हुए कहा, दीदी आप बहुत बिगड़ गई हैं। भला कोई अपने भाई से ऐसी बात करता है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, भैया आपको तो पता है कि हमारी मौसी ने अपने चाचा के लड़के से शादी की थी और आपके मामा ने भी तो अपनी चाची से शादी की थी। और फिर मैं भैया से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ भैया मान जाओ ना, इतना भी क्या तरसा रहे हैं? हम कौन सा किसी को मार रहे हैं जो हमें पाप लगेगा? हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं और मैं आपको भी बहुत मज़े करवाऊंगी। बस आप एक हाँ तो करो। उस दिन मैंने भैया को बहुत मनाया, लेकिन भैया राज़ी नहीं हुए
खाना खाने के बाद हम सो गए और दोपहर के बाद अम्मी जान भी वापस आ गई। शाम को हम तीनों, अम्मी जान और नवीन भैया, शहर में घूमने के लिए चले गए। हम शहर के सेंट्रल पार्क और खाना खाने के लिए होटल में भी गए थे। शाम को अब्बू जान भी बाहर से खाना खाकर आए और थके होने के कारण सभी टाइम से ही सो गए थे। आज मैंने अब्बू जान और अम्मी से ज़िद करके भैया को मेरे कमरे में सुला लिया था। रात को हमने लगभग 12 बजे तक बातें की। मैंने भैया से पूछ भी लिया था कि भैया अगर आपकी कोई सेटिंग है तो भी मुझे बता दो। तो भैया बोले, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। दरअसल मैं भी आपको उतना ही पसंद करता हूँ जितना आप मुझे करती हैं, लेकिन दीदी मुझे ताया जी अपने बेटे के समान समझते हैं। अगर मैंने आपके साथ दोस्ती कर ली तो ताया जी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैं बोली, अरे भैया, हम अब्बू जान को थोड़ी बताएंगे, हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं। तभी भैया बोले, नहीं दीदी, ये तो फिर उनके साथ धोखा होगा। फिर मैंने भैया को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मज़े नहीं लूटने तो फिर रहने देते हैं। तभी भैया बोले, नहीं दीदी, आप तो बुरा मान गई, मेरा भी दूध पीने का मन करता है। तो मैंने कहा, फिर पी लिया करो ना, इतना डरते क्यों हो। उस रात से भैया मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक हो गए थे। उस रात हम दोनों ने मिलकर आपस में बहुत सारी ऐसी वैसी बातें की। हम हंस खेल कर बस सोने ही वाले थे कि तभी मुझे अम्मी जान के कमरे से थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दी। तभी मैंने भैया से कहा, चलो भैया देख कर आते हैं, कहीं वह फिर से झगड़ा तो नहीं करने लगे। तभी भैया ने पूछा, कैसा झगड़ा। तो मैंने कहा, कभी कभार अब्बू जान पीकर आ जाते हैं तो अम्मी उन्हें फिर बहुत डांट रही थी। तभी भैया बोले, नहीं दीदी, आपका वहम है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन तभी मम्मी जान की चीख सुनाई दी। फिर भैया बोले, हाँ आ तो रही है, चलो देख कर आते हैं, कहीं उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत ना हो। अम्मी जान की चीख सुनकर मैं तो समझ गई थी कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं भी मज़े लेना चाहती थी, इसीलिए भैया को जानबूझकर ले गई। हम दोनों जब अम्मी जान के कमरे पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। हम खिड़की से झांक कर देखने लगे, लेकिन वहाँ भी कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। अम्मी जान की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे करिए ना। और तभी अम्मी जान फिर से चीख पड़ी। उनकी आवाज़ें सुनकर हम समझ गए कि क्या हो रहा है। तभी अब्बू जान ने एकदम से लाइट ऑन कर दी। अंदर का दृश्य देखकर तो हमारी सांसें ही रुक गई। भैया तो वहीं से जाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें हाथ पकड़ कर रोक लिया। अम्मी जान अब्बू से कह रही थी, अभी तो 5 मिनट हुए हैं और आप अभी से थक गए। इसके बाद हम दोनों मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। अंदर जाते ही नवीन भैया बोले, आप तो बड़ी ही चालू चीज़ हो दीदी। मैंने कहा, इसमें चालू वाली कौन सी बात है, ये सब हुआ तभी तो हम हुए। बस फ़र्क इतना है कि मैं इन सभी चीज़ों को एंजॉय करती हूँ और ये कोई गलत काम तो नहीं है। तभी भैया शर्माते हुए बोले, दीदी मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा दूध पीने को मिल जाएगा। तभी मैंने भैया की टांग खींचते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम्हें दूध भी पीना है। अरे पागल, मैं रिश्ते में तुम्हारी दीदी लगती हूँ और तुम अपनी दीदी से इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरा इतना मजाक करते ही नवीन भैया तो पानी पानी हो गए, लेकिन फिर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। नवीन भैया बोले, बस भी करो दीदी, आप तो हमेशा मुझे डराती रहती हो। मैं बोली, अच्छा ये लो पी लो दूध, या कोई शुभ मुहूर्त
निकलवाना पड़ेगा। एक दिन भैया बहुत उदास और शर्मिंदा थे, इसीलिए वह दूध नहीं पी रहे थे। मुझे लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने हाथों से भैया को दूध पिलाना शुरू किया। तभी मुझे समझ आया कि भैया कितने भूखे थे। वह आधे घंटे तक लगातार दूध पीते रहे। भैया को दूध पीते देख मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। नया सच बताओ तो मेरी मोटर का पानी हीस दी। अब मुझसे और नहीं पिया जाएगा। वास्तव में आज दूध पीकर बहुत मज़ा आ गया। मैंने पहली बार ऐसा मीठा दूध पिया है। तब मैंने कहा, इसीलिए तो मैं कह रही थी भैया, अगर आप अपनी दीदी का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उठा लिया करो, वरना ऐसी दीदी हर किसी को नहीं मिलती। फिर मैंने भैया से कहा, अच्छा अब मुझे थोड़े ही घोड़ी का सवारी कराओ। भैया बोली, दीदी सवारी तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं 9 महीने बाद आपकी सूनी गोद ना भर जाए। भैया की ऐसी बात सुनकर मैं एकदम उदास हो गई। मैंने कहा, भैया आप तो बहुत डरपोक हो, कुछ नहीं होगा, जो होगा बाद में देख लेंगे। आज मेरा घुड़सवारी करने का बहुत मन कर था। मैंने अपने भैया को बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं दीदी, कहीं कुछ गलत हो गया तो संभाल नहीं पाएंगे। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने भैया से कहा, चलो मैं अम्मी के कमरे से जाकर गुब्बारा ले आती हूँ, उसके बाद तो करवा दोगे ना। मेरे ये सुनते ही भैया और भी डर गए। उन्होंने कहा, पागल हो गई हो, इतनी रात को ताया जी के कमरे से तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं जाने ही वाली थी कि भैया ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और बोले, नहीं दीदी, हम कल बाज़ार से ले आएंगे। अगर ताया जी जाग गए तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज और रुक जाओ। मैं रुआ से अंदाज में बोली, नहीं भैया, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो सब्र के बाहर हो रहा है। भैया ने मुझे बहुत समझाया और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हमेशा की तरह भैया देर से ही उठे, लेकिन मैं जल्दी ही जाग गई थी और अम्मी जान को काम में मदद कर रही थी। अब्बू जान भी 9 बजे तक बैंक के लिए निकल चुके थे। मैं हमेशा की तरह सुबह सुबह ही नहा ली थी और भैया के कमरे में चाय देने के लिए चली गई थी। घंटे तक मैंने गन्ने का स्वाद लिया। मेरी आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी बस हो चुकी थी, तो मैंने भैया से कह दिया, बस भैया, आज के लिए इतना ही, अब मेरा पेट भर गया है। भैया रुक गए और हमने आधे घंटे तक वहीं आराम किया। समय बहुत हो चुका था और अंधेरा भी होने लगा था, तो भैया बोले, चलो दीदी, अब हमें घर चलना चाहिए, कहीं अब्बू जान परेशान न हो। लेकिन सच कहूँ तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद भैया ने ही मुझे उठाया और बाइक पर बैठाकर घर से ले गए। घर जाकर सबसे पहले हमने नहाया और फिर भैया ने ही खाना बनाया। मैं बस रसोई में बैठी थी, क्योंकि मेरी सारी गर्मी आज निकल चुकी थी। भैया मेरा पूरा मज़ा ले रहे थे और बार बार मुझे छेड़ रहे थे। क्या हुआ दीदी? एक दिन मैं ही पंचर हो गई। शाम को खाना खाकर मैंने भैया से पेन रिलीफ की गोली मंगवा ली, जिसे खाने के बाद ही मुझे नींद आने आई। अगले 5-6 दिनों तक मैंने भैया को अपने पास भी नहीं भटकने दिया, लेकिन वह मुझे हर वक्त चिढ़ाते रहते थे। चलो दीदी, गन्ने के खेत में चलते हैं, और मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती। सच बताऊं तो अब हमारा निकाह हो गया है, क्योंकि सच्चाई ज़्यादा दिन नहीं छुपती। एक दिन मैंने और भैया ने घर में ही माहौल बना रखा था और हमारी ख़राब किस्मत की चाची जान
ने हमें देख लिया। इसके बाद चाचू और चाची जान ने हमें खूब डांटा और भैया को तो मार भी लगा दी। फिर उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को गांव बुला लिया। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि हम पिछले 1 महीने से यह सब कर रहे हैं। हमने भी उनसे बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन अम्मी अब्बू और चाची चाचू ने आपस में फ़ैसला किया कि हमारा निकाह करवा दिया जाए, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। हमारे निकाह में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई और खुशी खुशी चाची जान ने मुझे स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे लिए अमानत का मतलब कोई साधारण चीज़ नहीं था। मेरे अब्बू के गुजरने से पहले उन्होंने मुझे एक छोटी सी लोहे की संदूकची सौंपी थी। उसमें कुछ पुराने कागज़, एक तस्वीर और एक चिट्ठी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, जहीरा, जब तक सही वक्त न आए इसे किसी के सामने मत खोलना। लेकिन वह सही वक्त अचानक आ गया। एक रात हमारे घर के बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं घबरा कर उठी तो बाहर नवीन भैया खड़े थे। वो मेरे सगे भाई नहीं थे, लेकिन बचपन से उन्होंने हमेशा बड़े भैया की तरह मेरा ख्याल साथ दिया था। मोहल्ले में हर कोई उन्हें मेरा भाई ही कहता था। उन्होंने मुझे देखते ही धीमी आवाज़ में कहा, जहीरा, तुम्हारे अब्बू ने जो चीज़ तुम्हें दी थी वह अब तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपको कैसे पता? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। नवीन भैया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली जो मेरे अब्बू की संदूकची में रखी थी। मेरी सांस रुक गई। वह तस्वीर मेरे अब्बू की थी, लेकिन उसके साथ खड़ा आदमी नवीन भैया के पिता थे। मैंने हैरानी से पूछा, आपके अब्बू और मेरे अब्बू एक दूसरे को जानते थे? नवीन भैया ने सिर झुका लिया। फिर जानते नहीं थे। जहीरा, तुम्हारे अब्बू ने मेरी ज़िंदगी भी बचाई थी। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे परिवार के अतीत में ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया गया था। मैंने संदूकची नवीन भैया को सौंपते हुए कहा, इसे आप रख लीजिए, मुझे आप पर भरोसा है। उन्होंने तुरंत मना कर दिया, नहीं जहीरा, अमानत तुम्हारी है, मैं सिर्फ इसकी हिफाजत करूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूकची हाथ में ली, बाहर अचानक शीशा टूटने की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक कर खिड़की की तरफ देखने लगे। कोई हमारे घर के बाहर था। नवीन भैया ने फुसफुसा कर कहा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। कौन है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। वही लोग जिनसे तुम्हारे अब्बू तुम्हें बचा कर गए थे। इसके बाद नवीन भैया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल लिया। बारिश तेज़ हो चुकी थी। हम गलियों से होते हुए एक पुराने मकान तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने संदूकची खोली। अंदर एक चिट्ठी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। पहली ही पंक्ति पढ़कर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जहीरा, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लेना कि सच छिपाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे अब्बू और नवीन भैया के पिता ने वर्षों पहले मिलकर हमारे परिवार को एक बड़े धोखे से बचाया था, लेकिन उस राज की कीमत उन्हें अपनी दोस्ती और अपनी ज़िंदगी से चुकानी पड़ी थी। आखिर मैं सिर्फ
एक नाम लिखा था, वही नाम जिसे देखते ही नवीन भैया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने पूछा, इसे देखकर आप इतने डर क्यों गए? उन्होंने धीमे से कहा, क्योंकि ज़हीरा वह आदमी अभी ज़िंदा है। और तभी पुराने मकान के बाहर किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। हम दोनों एक दूसरे को देखते देखते ही रह गए थे। कहानी का असली रहस्य अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।